नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघु भाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा, कक्षा 9 विषय हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ 11 एक यात्रा यह भी का अभ्यास करेंगे। एक यात्रा यह भी के लेखक है रामदरस मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। तो अब हम लेखक का परिचय देखते हैं। रामदरस मिश्र का जन्म सन 1924 में हुआ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरे प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से सब परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे कर गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो ये कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। इस पाठ में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और उसके प्रति आत्मीयतापूर्ण संबंध को खूब अच्छी तरह बताया गया है। यात्रा यानी घूमने फिरने जाना। कई बार हम अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ जाते हैं। तब कुछ समय के लिए हम अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ सुंदर, रमणीय और प्राकृतिक स्थलों पर जाकर हम हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। इससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और परिवार के साथ मिलजुल कर रहने का एक अच्छा समय भी मिलता है। वैसे भारत में बहुत से पर्यटन स्थल है, वहाँ जाकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन यात्रा पर निकलते समय डर भी बना रहता है। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर में लोगों का व्यवहार कैसा होगा, इसलिए लेखक भी यात्रा भीरु है, यानी यात्रा से डरते हैं। तो अब हम पाठ में देखते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरु हूँ। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कि न जाने हमें रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलेंगे और नए शहर के लोगों का व्यवहार भी कैसा होगा। पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना मुहावरा है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि अंट-शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी होती है। यानी सबसे अधिक परेशानी लेखक को ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती है कि नए शहर में स्थल या रास्ते के बारे में पता नहीं होता, इसलिए
मन माना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारण से लेखक यात्रा से डरते थे। यहाँ अटसट शब्द है। अटसट यानी मनमाना, जो मर्जी में आए ऐसा। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन, तसल्ली। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो खरीदेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। कि लेखक ने उस ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर लेखक ने उसके रिक्शा ऑटो में बैठने की स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। यानी बातों बातों में ऑटो वाले ने लेखक को डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा वांछित पैसे देकर, वांछित यानी इच्छा अनुसार, उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाले ने उनकी इच्छा अनुसार पैसे देकर लेखक क्लिनिक के अंदर गए। क्लिनिक यानी अस्पताल, जो वहाँ अस्पताल की जगह डॉक्टर ने बदल दी थी, वहाँ पहुँच गए। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार करता रहा था। इंतज़ार यानी प्रतीक्षा। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूँ। बाबूजी को जो इच्छा हो, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, यानी जो आपकी मर्जी हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ का रास्ता, यहाँ का किराया तो अतिरिक्त हो गया न। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ। यानी ऑटो वाला घंटे भर लेखक का इंतज़ार करता रहा। यह देखकर लेखक को लगा कि यह अन्य ऑटो वाले से कुछ और अलग ही है, और लेखक को लगा कि जैसे वह उनके साथ आत्मीयता बढ़ा रहा हो। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे न, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है। यानी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा कि आप कब तक यहाँ रहने वाले हो। मैं आपको ग्वालियर घुमाना चाहता हूँ, तो आप जब कहो तब मैं आ जाऊँगा और आपको ग्वालियर घुमा दूँगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। यानी लेखक कल शताब्दी से वापस जाने वाले हैं। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। कि आज तो हम लंबी सफ़र करके आए हैं तो थक गए हैं, आज आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने नाम तो बताया नहीं। मोहन अच्छा नाम है।
दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थल दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा कि वह मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा और बड़े प्यार से सारे शहर में घुमाता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। उनके साथ धीरे धीरे हमारी आत्मीयता इस तरह बढ़ती गई। हम होटल पर गए तो वह बाहर था, तो हमने उससे कमरे में चाय पानी के लिए बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया, यानी उसे यहाँ आने में, हमारे पास आने में संकोच हो रहा था। चाय पानी के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? चाय पानी के साथ उसके साथ परिवार के बारे में हमारी चर्चा शुरू हुई। पत्नी ने पूछा, तुम ग्वालियर के रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ बर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की कि मेरा आगरा में घर है। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। बड़े भाई ने मेरा पालन पोषण किया कि भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि उसने बीए तक पढ़ाई की पूर्ण की है। बीए यानी 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में आर्ट्स विभाग में 3 साल की पढ़ाई पूर्ण करना। अब वह बीए पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है। एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी सी छा जाना यानी खामोशी छा जाना मुहावरा है। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानी अयोग्य, न चाही हुई कि कोई ऐसी अयोग्य घटना जरूर घटी है, नहीं तो वे इस प्रकार चुप नहीं हो जाता। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिंधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। कि मैं नौकरी की तलाश करने जा रहा था, तब रास्ते में मुझे एक परिचित लड़की, जानी पहचानी लड़की मिली जो खराब हालत में थी। बदहवास यानी व्याकुल थी। धिंधियाती हुई बोली यानी करुण स्वर में उसने मुझे कहा कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी आधी उम्र पार कर चुका हो ऐसा व्यक्ति। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। कि मैं उस अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाऊंगी। कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन उस खुसट यानी अप्रिय मैं ऐसे खुश अप्रिय अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी दुविधा में पड़ जाना, ये मुहावरा है, अथवा तो उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन यानी पुलिस थाना। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की कि उसे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां थानेदार को सारी हकीकत बताई। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एक एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। कि मेरे पास एक उपाय था कि मैं एक एफआईआर लिखकर लड़की के माँ बाप को जेल में बंद कर देता।
लेकिन फ़िलहाल यानी इस समय मुझे इस लड़की की चिंता है, उसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद ये एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। कि थानेदार ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी न हुई हो तो इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। ऐसा थानेदार ने मुझे बोला। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया कि अचानक मेरे सामने प्रस्ताव आया कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और अचानक शादी की बात सुनकर मेरा मन चकरा गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा हाँ कह दी। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी, यानी मेरी भाभी जो है वो मेरी शादी उनकी बहन से के साथ कराना चाहती है। बात भी पक्की हो गई है, तो वो नाराज़ हो जाएगी, मुझे शायद अपने घर में से भी निकाल दे। बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी के बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट भी नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन लेखक ने यहाँ छोटे लोगों से के मन में स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान है, ये लेखक ने मोहन के माध्यम से बताया कि भाभी की बहन से तो कोई भी शादी कर लेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि इस लड़की की ज़िंदगी अभी खतरे में है, उसे बचाना मानवता की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिया जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। नारी निकेतन यानी नारी सुरक्षा गृह। मोहन ने बताया कि हमारे सामने दो समस्या है कि लड़की को अगर हमने घर बेच दिया तो फिर उसके पिता उसे बेच देंगे, और मैं उसे अपने घर ले गया तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे और मुझ पर लड़की भगाने का आरोप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह मैंने थानेदार के सामने अपनी समस्या रखी। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। थानेदार ने सब व्यवस्था करके 15 दिन के बाद मोहन की शादी उस लड़की से करवा दी। कि ऐसे थानेदार बहुत कम होते हैं जो ऐसी बातें कहानियों में अधिकतर सुनने को मिलती है। आप सही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होते हैं। यहाँ पर लेखक ने थानेदार की विशेषता बताई है कि थानेदार कवि भी है, उनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। संवेदना यानी सहानुभूति। हाँ, तब ठीक है भाई, हर सत्र में कोई न कोई मसीहा
दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब मसीहा यानी देवदूत या भगवान का संदेशवाहक तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे की लड़की से कि वह किसी और जाति की है, कि वो मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। दो वजह थी कि लड़की किसी और जाति की थी और उनकी साली से शादी नहीं की। आज भी हमारे यहाँ समाज व्यवस्था हमारे यहाँ ऐसी है कि लड़का लड़की दूसरे समाज में शादी कर लेते तो उसे आदर समाज में आदर सम्मान नहीं मिलता, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, तो तुम ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था कि हम आगरा में रह नहीं सकते, वहाँ पर हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। आगरा भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसमें आया है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है। आगरा का ताजमहल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। अगर आगरा में रहते तो लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते और तन मन उद्विग्न बना रहता। इससे तो ये अच्छा कि यहाँ पराये शहर में पहचानता न हो कोई, फिर भी अपनेपन से तो अच्छा है। यहाँ पर उद्विग्न यानी बेचैन, व्याकुल, अप्रीतिकर यानी जिससे प्रेम न हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। तो यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली तो हमने एक ऑटो ले ली और उसी के सहारे हम अपने जीवन का गुजारा करने लगे। दामन थाम लेना यानी आश्रय लेना, सहारे रहना मुहावरा है। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया है। यानी लेखक ने मोहन को बहुत बड़ा बताया, क्योंकि बड़े बड़े लोग नारी हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेक्चर आदि देते हैं, भाषण देते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में नहीं उतारते। इसके बदले मोहन ने लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। दुर्दशाग्रस्त यानी बुरी दशा में पड़ना, और इसी मानवतापूर्ण व्यवहार के कारण लेखक ने उसे बहुत बड़ा बताया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और प्रसन्नता होती है। मैंने तो उसे एक ही बार उस लड़की को बचाया, लेकिन वो तो मुझे हमेशा मुझे जीवन में आने वाले हर संकटों से बचाती रही। उबारना यानी बचाना। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक को लगा कि एक छोटा सा व्यक्ति, उनकी कहानी सुनकर हमें लगा कि वह कितना बड़ा व्यक्ति है। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वह काम उसने करके दिखाया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारी पारिश्रमिक
है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। पारिश्रमिक यानी मेहनत की कमाई, तुमने परिश्रम किया है, ये उसका फल है, मैं दान नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए, कि मुझे आप दोनों में मेरे माँ बाप नज़र आते हैं, क्योंकि मुझे अपने जीवन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई कुछ मोल ही नहीं है, कि मुझे जो तुम्हारे पास से सुख मिला उनके सामने इन पैसों का कोई मूल्य नहीं है। मोल यानी मूल्य, कीमत। पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ, यहाँ पर प्यार को महत्व दिया गया है, पैसा पैसों को नहीं। पैसा तो मनुष्य को कहीं से भी मिल सकता है, कमा सकता है, पैसा तो कहीं से भी मैं कमा लूँगा, ऐसा उसने कहा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यहाँ पर मोहन की ईमानदारी का परिचय मिलता है। छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन वह मुफ्त में किसी का ज़्यादा पैसा लेना नहीं चाहता, जितना उनका हक का है उतना ही लेना चाहता है। इसलिए मोहन 300 रुपये वापस देने लगे, क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, ग्वालियर आएगा, मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, कि मुझे अपना ही समझकर जब भी यहाँ ग्वालियर आओगे तब मुझे फ़ोन करके बुला लेना। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये। लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख दिए, जैसे वह कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? और धीरे धीरे हमारी आत्मीयता बढ़ रही है, इसलिए याद करने की फ़ोन करने की बात वो कर रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं सत्यकेतु हूँ और पत्नी है कामना। लेखक ने अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। जब लेखक और उनकी पत्नी स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वो एकटक होकर उन्हें देखता रहा, जैसे वह उनके माता पिता हो, अपनापन साथ लिए जा रहा हो, ऐसा लगता है। इस तरह इस कहानी में लेखक ने स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और उनके प्रति आत्मीयतापूर्ण संबंधों को तथा मानवता की भावना को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। और अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। यात्रा भीरु, यात्रा से डरने वाला। अंट संट, मर्जी में आए ऐसा अथवा निरंकुश। आश्वस्ति, आश्वासन अथवा तसल्ली। वांछित, इच्छा अनुसार। प्रतीक्षा, इंतजार। वाट, राह। अतिरिक्त, उपरांत। छेड़ना, उकसाना। खुसट, अप्रिय। अधेड़, आधेड़ उम्र का पौध। हवालात, जेल।
अहम बात मुख्य बात, प्रीतिकर मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना बचाना, से बाहर निकालना, पाला पड़ना संबंध जुड़ना, चुप्पी छा जाना शांति सा जाना, असमंजस में पड़ जाना द्विधा में पड़ जाना, क्या करूं क्या न करूं यह समझ में न आना, निभा होना घर खर्च निकलना, उद्विग्न पीड़ा देना। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी पूरे हुए। धन्यवाद। जय भारत।